थोड़ा सा जल्दी करेंगे आज हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में पहली चीज देखो, एकदम मैं चुन के स्लाइड्स बनाई है, बहुत ज्यादा नहीं करा काम। यहां पर सिर्फ 24 स्लाइडों में चैप्टर खत्म, 24 पेज चैप्टर फिनिश। तो ये 24 पेज आपको करने हैं और चैप्टर फिनिश हो जाएगा मेन सारा। 2025 को देखते हुए ये स्लाइड बनाई है मैंने। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डबल सॉल्ट चैप्टर शुरू होता है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। सर डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से शुरू ही नहीं होता चैप्टर, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से शुरू होता है। तो मेरी बात सुनो भाई, मान लो ए बी और सी तीन चीजों से मिलकर एक चीज बन गई, इसका फार्मूला है एबीसी। जब आप एबीसी को तोड़ते हैं तो अगर वो ए प्लस बी प्लस और सी माइनस में टूट जाता है, या फिर ए प्लस बी माइनस सी माइनस में एक कैटायन दो एनायन, या फिर एक एनायन दो कैटायन, कैसे भी पूरी तरह से टूट जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है, तो उसको हम कहते हैं डबल सॉल्ट। ध्यान से सुनना मेरी बात, उसे कहते हैं डबल सॉल्ट। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, इसे कहते हैं एडिशन कंपाउंड, एक ऐसा एडिशन कंपाउंड जो पूरी तरह से टूट जाए उसे कहते हैं डबल सॉल्ट। वहीं पर अगर मैं ए बी सी ले लेता हूं, एक एडिशन कंपाउंड ले रहा हूं, बट ये पूरी तरह से नहीं टूट रहा, पूरी तरह से नहीं टूट रहा मतलब क्या बन रहा है, ए बी प्लस और सी माइनस ऐसे टूट रहा है, या फिर ए प्लस ए अलग मिल रहा है और बी सी एक साथ मिल रहा है, बी सी माइनस एक साथ मिल रहा है। तो इसका मतलब सर ये तो जो C माइनस है ये एक सिंपल अनायन है, ये एक सिंपल कैटायन है, बट ये चीज है कॉम्प्लेक्स कैटायन, ये चीज है कॉम्प्लेक्स अनायन। तो इस केस में भैया ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम सीसी बोलेंगे। तो सबसे पहली बात, एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं, अगर वो पूरी तरह से टूट जाते हैं तो वो कहलाते हैं डबल सॉल्ट, अगर वो पूरी तरह से नहीं टूटते, अगर वो पार्शियली टूटते हैं तो वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पार्शियली मतलब पूरा नहीं टूट रहा, देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स में टूटा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को करना है, सबसे पहले आप लोगों को करना है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस। इसमें मेन पॉइंट कौन सा है, ध्यान से मेरी बात समझो। मेन पॉइंट ये है कि दे यूजुअली कंटेन सिंपल सॉल्ट, दे यूजुअली कंटेन व्हाट, सिंपल सॉल्ट नहीं है ये इक्विमोलर प्रोपोर्शन में। ये सिर्फ कब रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में ये टूट जाते हैं पूरी तरह से, डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। ये द कॉम्प्लेक्स डज नॉट डिसोसिएट आयन, पूरी तरह से नहीं टूटता। ये दो पॉइंट इसमें से मेन है जो आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी पूरे देख लीजिएगा बट ये दोनों मेन है। आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने तरह के होते हैं, कैटायन कॉम्प्लेक्स। कैटायन कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं, जिनमें डब्बा आगे होता है, ये मैं थोड़ा समझाऊंगा आप लोगों को डब्बा क्या होता है, डब्बे के बारे में। एनायन कॉम्प्लेक्स ये इस तरह के होते हैं, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें कोई भी कैटायन या एनायन नहीं होता। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही तरह के लिगेंड होते हैं, ये देखो 6 के 6 लिगेंड सेम है। हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स जिसमें NH3 भी है, Cl भी है, अलग अलग तरह के लिगेंड है इसमें, इसे कहते हैं हेट्रोलिप्टिक। एक ही तरह के लिगेंड होते हैं, इसे कहते हैं होमोलिप्टिक। ठीक है, अब थोड़े से कैटायन, एनायन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में समझते हैं। तो बेटा पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कैसे है। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कैसे है, सबसे पहले आपको ये बेसिक समझना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है उसमें मेन मेटल, एक होता है उसमें मेन मेटल, मेटल से जुड़ते हैं कुछ लिगेंड्स, जो डायरेक्ट जुड़ते हैं लिगेंड्स होते हैं, और लिगेंड और मेटल की इस जोड़ी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। मतलब जब मेटल और लिगेंड की जोड़ी जुड़ती है तो वो पॉजिटिव भी बन सकता है, नेगेटिव भी बन सकता है। इसे कहते हैं कैटायन कॉम्प्लेक्स अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनायन कॉम्प्लेक्स।
अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये एक जरूरी नहीं है 1 प्लस हो, 2 प्लस हो सकता है, 2 माइनस हो सकता है, चार्ज कितना भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मान लो इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करना है हमें, इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या लाएंगे, m लीगेंड x, इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए हम एक एनायन लाएंगे जिसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तो उसको न्यूट्रल कर देगा इस तरह से। मतलब ये भी कैटायन कॉम्प्लेक्स ही है। तो कैसे पता लगा सर ये भी कैटायन कॉम्प्लेक्स है? यार अभिषेक यादव कौन है, इधर देखो, ये है, इस तरह का भी बन सकता है। अच्छा इधर क्या होगा सर, इधर तो नेगेटिव चार्ज है, जैसे इधर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए आप नेगेटिव लाए थे, नेगेटिव अनायन होते हैं सर, इधर नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए आप पॉजिटिव लाओगे, पॉजिटिव कौन होते हैं, कैटायन होते हैं, लिगेंड एक्स, ठीक है, ये आप लोग समझिए, इस तरह से भी बन सकता है। इसका मतलब सर हम लोग एक बात देखेंगे, हम लोग एक बात देखेंगे क्या, कि अगर कहीं पर बॉक्स आगे है, जो मैं अब बता रहा हूं इस पूरे क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर कहीं पर बॉक्स आगे है, बॉक्स आगे लिखा हुआ है, तो ये हुआ कैटायन कॉम्प्लेक्स, और इसको न्यूट्रल करने के लिए कौन रहेगा, एनायन। और अगर कहीं बॉक्स पीछे है तो ये हुआ एनायन कॉम्प्लेक्स, जिसको न्यूट्रल करने के लिए कौन होगा, कैटायन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे CO और NH3 6, इन दोनों का एक अटूट जोड़ है, ये नॉन आयनाइजेबल है, कभी नहीं टूटेगा, इसके ऊपर 3+ चार्ज, तो ये कैटायन कॉम्प्लेक्स है सर, कैटायन कॉम्प्लेक्स है। इनकी नेमिंग क्या होगी, सबसे पहले इसके अमाउंट को लिखा जाता है, क्या है ये, हेक्सा, फिर अमाइन, NH3 होता है अमाइन, तो हेक्सा अमाइन सबसे पहले लिखा गया, फिर मेटल का नाम लिखा जाएगा कोबाल्ट, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये नाम आ गया, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान लेते हैं, X, कैसे निकालेंगे, NH3 का चार्ज कितना होता है, 0, तो X + 0 = 3, तो चार्ज कितना आ गया, 3, इसको रोमन न्यूमेरल में लिखेंगे, ये हमारा काम हो गया 35। मान लो अगर ये ऐसा ना आके कुछ और आ जाता, कैसे सर, CONH3 Cl3 कुछ ऐसा आ जाता, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते कि ये कैटायन कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल करते, डब्बा आगे लिखा हुआ है ना, तो आगे क्या लिखा जाता है, कैटायन, फिर एनायन लिखा जाता है, तो बॉक्स आगे है, इसका मतलब ये कैटायन कॉम्प्लेक्स है, बाद में एनायन है, तो इसका नाम क्या होगा सर, वही सेम हेक्सा, वही सेम अमाइन, वही सेम कोबाल्ट, उसके बाद उसका चार्ज 3, और फिर स्पेस छोड़कर लिखेंगे क्लोराइड, स्पेस छोड़कर लिखेंगे क्लोराइड। अब इसका अमाउंट कभी मेंशन नहीं करते, 3 होते हैं तो भी क्लोराइड होता है, 4 होते हैं तो भी क्लोराइड होता है, इसका अमाउंट कभी मेंशन नहीं करते, ठीक है। अच्छा दूसरा, अगर आ जाता है कभी ऐसे कि FeCN6 और ऊपर आ जाएगा 3-, तो तुम समझ गए ये एनायन कॉम्प्लेक्स है, तुम समझ गए ये एनायन कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सा, सेम वही साइनाइडो, और Fe को कहेंगे यहां पर, ध्यान रखना जो एनायन कॉम्प्लेक्स और कैटायन कॉम्प्लेक्स में अंतर सिर्फ इतना ही है कि एनायन कॉम्प्लेक्स में मेटल के नाम के पीछे, मेटल के नाम के पीछे आता है 8, और अगर कोई लैटिन नेम मौजूद है तो लैटिन नेम लिखेंगे, जैसे Fe का होएगा फेरेट, बट अगर वही Fe कैटायन कॉम्प्लेक्स में आएगा तो नाम आयरन आएगा, अगर Cu है तो नाम आएगा क्यूपरेट, समझिए मेरी बात, ठीक है, अगर Ag आएगा तो वही नाम आएगा आर्जिनटेट, इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलता है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे, तो अगर इसका नाम क्या होगा, हेक्सासाइनाइडो, Fe को क्या लिखा जाएगा, फेरेट, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये X है, ये -1 है, तो X -6 = में -3 आ गया, तो X3 मतलब यहाँ 3 लिखा जाएगा। अब बच्चों अगर मान लो ऐसा आ गया FeCN6
K4 ऐसा नाम आ गया, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कैटायन कॉम्प्लेक्स है या एनायन कॉम्प्लेक्स है? देखो सिंपल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डब्बे को देखना है। डब्बे के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है कैटायन कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव चार्ज है एनायन कॉम्प्लेक्स, कोई भी पहचान लेगा। बट अगर चार्ज नहीं है तो डब्बे की पोजीशन से पहचाना जाएगा। पहले कैटायन होता है फिर एनायन होता है, इसमें ये कैटायन है और ये एनायन है, इसका मतलब ये एनायन कॉम्प्लेक्स है। जो भी डब्बे के बाहर होता है, जैसे यहाँ पर K4 है, यहाँ कौन था, क्लोराइड था, इनका कभी भी नंबर मेंशन नहीं करते। 3 है तो भी क्लोराइड, 2 है तो भी क्लोराइड, 1 है तो भी क्लोराइड। इधर 4 है तो भी पोटेशियम, 1 है तो भी पोटेशियम, तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा पोटेशियम। उसके बाद स्पेस छोड़कर 6 है तो हेक्सा, फिर साइनाइडो, फिर Fe का फेरेट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलता है, पोटेशियम का +1, Fe का X, इसका -1, ये +4 +6, ये आ गया 0, तो X आ गया 2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 2। तो ये हमने बात कर ली, आप लोगों को समझाया कि कैटायन कॉम्प्लेक्स कैसे होता है। देखो अब ध्यान से दोबारा आपको पता लग जाएगा, यहाँ पर डब्बा आगे है तो सर ये कैटायन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ डब्बा बाद में है तो ये एनायन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो इसके नाम को लिखने का तरीका क्या होगा, कैटायन की तरह ही लिखेंगे। यहाँ पर 4 है तो टेट्रा, CO को बोलते हैं कार्बोनाइल, फिर निकल, और फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लो, ये 0 और टोटल पे भी कोई चार्ज नहीं, तो X + 0 = 0, 0 चार्ज आएगा। 0 चार्ज आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, 4 ऑप्शन दे दे और पूछे इसमें से कौन है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स और कौन है हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। जब सारे लिगेंड सेम होते हैं तो होमोलिप्टिक, जब सारे लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो हेट्रोलिप्टिक। अलग अलग लिगेंड के केस में हम लोगों को लिखना होता है अल्फाबेटिकली नाम, पहले इसका नाम लिखा जाएगा अमाइन, फिर क्लोराइडो लिखा जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो रहती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा किस लिगेंड का कितना नाम है और किसका कितना चार्ज है। इसके लिए मैं आपको ये स्लाइड छोड़े जा रहा हूं, जिसमें जैसे F आएगा, F- आएगा तो उसका नाम होगा फ्लोरो, उसके ऊपर -1 चार्ज है, Cl -1 चार्ज है, नाम होगा क्लोरो। ठीक है ना, तो जो जो मैं काट रहा हूं वो मत करिएगा, जो जो मैं काट रहा हूं वो नहीं करने आप लोगों को, उनको छोड़ के बाकी का ध्यान रखिएगा। ये वाले मत करिएगा, बाकी सारे लर्न कर लीजिएगा भैया। जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे H2O CO, इसका मतलब उसके ऊपर 0 चार्ज है। ठीक है, चलो अब आते हैं वापस लिगेंड की डेफिनेशन के ऊपर। लिगेंड किसे बोला जाता है, लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। छोटे छोटे डेफिनेशन है। डेंटिसिटी क्या होते हैं, कितने जगहों से डोनेट करते हैं, उसे कहा जाता है डेंटिसिटी। मोनोडेंटेड लिगेंड जिसके पास एक डोनर साइट है, एक जगह से डोनेट करता है, जैसे NH3 नाइट्रोजन से करता है, उसके पास लोन पेयर है। H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, बट जा तो ऑक्सीजन से ही रहा है ना, एक समय पर एक ही देगा, ये वाला देगा या ये वाला देगा, तो 2 लोन पेयर होने के बावजूद उसे मोनोडेंटेट ही कहेंगे। सर बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जिसके पास 2 पेयर होते हैं, जैसे EN का मतलब होता है इथेन 1,2 डाई अमीन, इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाई अमीन। ठीक है, EN का फुल फॉर्म है। इसका स्ट्रक्चर कैसे है, CH2NH2, CH2NH2, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, ये डोनर करेगा, ये डोनर करेगा, 2 जगहों से डोनेशन होगा, इसे कहेंगे इथेन 1,2 डाइअमीन। OX, OX का मतलब होता है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट मतलब C2O4 2-, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, CO-, यहां भी 2 जगहों से डोनेशन होगी, इसलिए बाइडेंटेट। अलग से पेपर में आएगा एम्बिडेंट लिगेंड किसे कहते हैं, जैसे CN में C से जुड़ेगा तो साइनाइड होगा, N से जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड होगा। मतलब CN C से भी जुड़ सकता है, N से भी जुड़ सकता है, बट दोनों एक ही समय पे नहीं जुड़ सकते, एक समय पर एक जगह से, या तो C से या तो N से। तो लिखा गया है यूनिडेंटेड लिगेंड विच हैव मोर देन 1 कोऑर्डिनेशन एटम्स but uses 1 at a time।
बट यूजेस वन एट ए टाइम, एक समय पर एक ही करेगा, उसे एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। एक और एग्जांपल, टोटल 3 एम्बिडेंट लिगेंड है आपके सिलेबस में। CN मैंने आपको बता दिया, C से जुड़ेगा तो साइनाइड, N से जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड। एक है NO2, और इसे अगर NO2 से जुड़ेगा तो इसे हम कहेंगे नाइट्राइटो-N, अगर O से जुड़ेगा तो इसे हम कहेंगे नाइट्राइटो-O, ये भी एक एम्बिडेंट लिगेंड है। अगर N से जुड़ेगा तो N, नाइट्राइटो-N। इसके अलावा एक और है SCN, जिसका नाम पीछे लिखा हुआ है, मैंने उस स्लाइड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं SCN, ये देखो, नाइट्राइटो-N, नाइट्राइटो-O, NO2 और ONO। इसी तरह से SCN है तो थायोसाइनेटो S, NCS है तो थाइनोसाइनेटो N। टोटल आप लोगों के सिलेबस में ये 3 ही हैं जो ऐसे लिगेंड है, ठीक है। इसके अलावा CN साइनो लिखा हुआ है, और अगर NC माइनस आ जाए तो उसका नाम आइसोसाइनो होगा, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो चिलेट लिगेंड कौन होते हैं, किलेट लिगेंड भी कह सकते हैं। बेटा मान लो M से 2 मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़े हैं, मोनोडेंटेट मतलब जो एक साइड से जुड़ते हैं, और एक इससे EN जुड़ा है। EN अभी मैंने पीछे बताया बेटा, देखो चेक करो, ये EN है, ये EN है, जो कितनी जगहों से जुड़ेगा, 2 जगहों से जुड़ेगा। EN का फार्मूला CH2NH2 CH2NH2 होता है, बट इतना पूरा डायरेक्ट लिखता नहीं कोई भी, शॉर्टकट चलता है, EN चलता है। तो 2 जगहों से जुड़ेगा, तो EN 2 जगहों से जुड़ेगा, इधर से और इधर से। तो इन दोनों लिगेंड्स में क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं आप? इन दोनों में ये डिफरेंस देख पा रहे हैं कि जो भी लिगेंड अलग अलग जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं मोनोडेंटेट, और एक साथ जुड़ा है तो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट। पर अगर जो एक साथ जुड़ा है तो वो मेटल के साथ एक साइकिल रिंग बना रहा है, रिंग, तो इस रिंग तरह के स्ट्रक्चर को, जिससे स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है कॉम्प्लेक्स को, कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल फील करता है, इसे हम कहते हैं किलेट लिगेंड या फिर किलेट इफेक्ट। इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, इससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। इसके बाद थियरी में आते हैं तो वर्नर थियरी आती है सबसे पहले, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, जिसने दुनिया में सबसे पहले बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। तो वर्नर साहब ने बताया, ध्यान से सुनिए, वही मैं बताऊंगा। स्लाइड 1 में जाते हैं। वर्नर साहब ने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, जिसमें एक होता है मेटल, उससे डायरेक्ट जुड़ता है लिगेंड, और उसके बाद बाहर जुड़ता है, जो इधर एनायन जुड़ता है, या फिर मेटल लिगेंड, इधर कैटायन जुड़ता है बाहर, जो उसको ओवरऑल चार्ज को स्टेबल करता है। तो यहां पर जो बाहर जुड़ता है इसे हम काउंटर आयन कहते हैं, काउंटर आयन, जो उसके चार्ज को काउंटर करता है, काउंटर आयन कहते हैं बाहर वाले को। तो इसका मतलब मेटल 2 जगहों से जुड़ रहा है, एक लिगेंड से डायरेक्ट जुड़ता है लिगेंड से, और एक इनडायरेक्ट जुड़ता है ब्रैकेट के बाहर काउंटर आयन से। समय आने पर टूटता कौन है, काउंटर आयन टूटता है, ये टूटेगा, डब्बे के अंदर वाली आइटम कभी नहीं टूटेगी, नॉन आयनाइजेबल होगा। इसका मतलब मेटल यहां 2 तरह की चीजों से जुड़ता है, एक लिगेंड से जुड़ता है, एक काउंटर आयन से जुड़ता है। लिगेंड से वो डायरेक्ट जुड़ता है, और काउंटर आयन से वो इनडायरेक्ट जुड़ता है, इनडायरेक्ट जुड़ता है। इसके अलावा लिगेंड से जब डायरेक्ट जुड़ता है, वो लिगेंड से जब वो डायरेक्ट जुड़ता है, ये नॉन आयनाइजेबल होता है, टूटता नहीं है, ये बॉन्ड कभी नहीं टूट सकता। और काउंटर आयन से जब वो जुड़ता है तो वो आयनाइजेबल होता है, वो टूट जाता है। लिगेंड से जुड़ने वाली वैलेंसी का नाम प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको शॉर्टकट में SV कहते हैं। और काउंटर आयन से जुड़ने वाला क्या कहलाता है, PV, मतलब प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। कोबाल्ट, कोबाल्ट NH3 6 सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, नंबर ऑफ SV कितनी है, 6। देखिए आप ध्यान से, जो अंदर जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी वैलेंसी है, क्योंकि लिगेंड से जुड़ता है वो सेकेंडरी वैलेंसी होता है। ठीक है, तो लिगेंड 6 लिगेंड से जुड़ा, जितने नंबर ऑफ लिगेंड से जुड़ा होता है इसको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, CN नंबर।
तो इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है उसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहा जाता है दूसरे शब्दों में। नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? प्राइमरी वैलेंसी जो बाहर जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में पूछी जाएगी। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन बताता हूं जो मुझे लग रहा है सीबीएसई में नए तरह के क्वेश्चन पूछेगा, तो ये क्वेश्चन कैसे आए आपको बताता हूं। सपोज करो ये एक फार्मूला दे दिया COCl3.6NH3, इसने थोड़ा उसको घुमा दिया, इसने डब्बा बनाया ही नहीं, इसको जोड़ के लिख दिया, इसको कंपाउंड को ना जोड़ के लिख दिया, इस कंपाउंड को जोड़ के लिख दिया COCl3NH3, इसने जोड़ के लिख दिया। अब ये मुझे कह रहा है, ध्यान से समझना मेरी बात को, अब ये मुझे कह रहा है कि जब मैं इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, आज मैं पहली बार यहां फर्स्ट क्वेश्चन पे लिख रहा हूं 2025, ये मैंने 5-6 स्लाइड करा दी और पहली बार लिख रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता हुआ मुझे दिख रहा है। इसमें कह रहे हैं जब एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ कराया जाएगा तो 3 AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलेंगे, तो बताओ इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? क्वेश्चन है सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, इसका फार्मूला बताओ, ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने ठंडे दिमाग से एक बात सोच ली, सर एक बात बताइए, जब इसको एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे और ये AgCl बना रहा है, मतलब इसका Ag आपके कंपाउंड के Cl के साथ AgCl बना रहा है, तो सर कंपाउंड के Cl के साथ बना रहा है, इसका मतलब कंपाउंड का Cl ब्रैकेट के बाहर होगा, तभी तो ये टूटेगा, तभी जैसे ये टूटेगा तभी तो ये Cl टूटेंगे तीनों। अगर इसमें से कोई भी एक Cl डब्बे के अंदर होता तो वो टूटता नहीं, वो AgNO3 के साथ AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। 3 AgCl मिल रहे हैं, इसका मतलब 3 क्लोरीन मिल रहे हैं, इसका मतलब तीनों क्लोरीन डब्बे के बाहर है। तीनों क्लोरीन डब्बे के अगर बाहर होंगे तब जब फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, 6 NH3 डब्बे के अंदर और 3 क्लोरीन डब्बे के बाहर। तो इसमें अगर पूछा जाए SV कितना है तो 6 है SV, और पूछा जाए इसका फार्मूला क्या है तो ये इसका फार्मूला है। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन को दूसरा करते हैं। COCl3.5NH3 कह रहा है जब इसको एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होते हैं, नीचे एरो का मतलब है प्रेसिपिटेट होते हैं 2 मोल AgCl। ठीक है, अब बताओ वही क्वेश्चन सेम मुझे पूछ रहा है SV और पूछ रहा है फार्मूला, दोनों चीजें पूछ रहे हैं, क्या करेंगे सर? ओके, दोबारा शुरू हो जाते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले इसने कहा 2 AgCl मिल रहे हैं, तो इसका मतलब 2 क्लोरीन डब्बे के बाहर होंगे, 2 क्लोरीन डब्बे के बाहर होंगे, यहाँ पे टोटल 3 क्लोरीन है, इसका मतलब 1 क्लोरीन डब्बे के अंदर होगा, इसका मतलब NH3 पांचों डब्बे के अंदर, दोनों क्लोरीन 1 क्लोरीन डब्बे के अंदर होगा और 2 क्लोरीन ही डब्बे के बाहर होगा। इसका मतलब जितने भी AgCl के वो मोल्स कहे इतने ही क्लोरीन डब्बे के बाहर होंगे, जितने बचेंगे वो डब्बे के अंदर होंगे, वो नॉन आयनाइजेबल होंगे। तो इसका ये फार्मूला है, इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6 है, और इसका फार्मूला ये है। ऐसा एक क्वेश्चन 110% छप रहा है, MCQ या किसी भी तरह से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वर्नर थ्योरी क्या कहती है? वर्नर थ्योरी यही कहती है कि मेटल के अंदर दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी जो आयनाइजेबल होती है टूट जाती है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो नॉन आयनाइजेबल होती है टूटती नहीं है। प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, सेकेंडरी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं जो लिगेंड से जुड़े होते हैं। और एक इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो डायरेक्ट लाइन से बना रहे हैं, डायरेक्ट मेन लाइन से, ये सारे लिगेंड है। लिगेंड हमेशा डायरेक्ट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं, ये सारे लिगेंड है। और जो डैश 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 से बन रहे हैं, डैश 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 से हमेशा कौन बनते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। तो अगर कल को आपको ये फोटो दे दी और कह रहा है बेटा फार्मूला बताओ क्या है, देख रहे हैं आप क्वेश्चन का तरीका देखो, फोटो दे दी और कह रहा है बताओ बेटा फार्मूला क्या है, 4 ऑप्शन में से कौन सा फार्मूला है, तो CO मेटल है, लिगेंड कितने हैं? एक, ये सारे जो सीधी लाइन से जुड़े हैं ये लिगेंड है 3, 4, 5 और 6, तो सर NH3 तो टोटल 6 है,
और Cl जो डब्बे के बाहर आएंगे वो 3 है। हमें कैसे पता लगा? क्योंकि तीनों डैश 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 से बने हुए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी एक आ सकता है। ठीक है, डैश 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 से बनेगा, वो बाहर होगा, इस बात को ध्यान कर लेंगे। वो प्राइमरी वैलेंसी होगी। अगर ऐसे फोटो दे दी और कहे कि हाँ भाई प्राइमरी वैलेंसी बताओ 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी बताओ 6 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी वही होता है जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जितने जनों के साथ लिगेंड जुड़ता है। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है पूरे चैप्टर में या तो ज्यादातर मैक्सिमम 4 आएगा या तो 6 आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। जैसे पेपर में पूछेगा En3 है और इसके ऊपर Cl3, पेपर में पूछेगा बताओ तो जरा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा, बच्चे कहेंगे 3 क्योंकि 3 लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है। गलत जवाब। एक En बाइडेंटेट लिगेंड होता है, मैंने आपको समझाया। एक En 2 जगहों से जुड़ता है, तो 3 En 6 जगहों से जुड़ेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसी तरह से पेपर में अगर ये आ जाए C2O4 थ्राइस और फिर कुछ ऐसा आ जाए 2 माइनस 2 प्लस, जैसे -6 हो गया, तो -6 को K4 -6 इज इक्वल्स टू +3 माइनस, ऐसा कुछ आ जाए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इसका भी 6 होगा, क्योंकि C2O4 ऑक्सलेट भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है जो 2 जगहों से जुड़ता है। 2 जगहों से जुड़ता है, तो एक C2O4 2 जगहों से जुड़ेगा, तो 3 C2O4 6 जगहों से जुड़ेंगे। इन शॉर्ट मैंने आपको कहा है कोऑर्डिनेशन नंबर कभी 3 या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कभी नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन नंबर 90% चांस होगी या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए देखो, जैसे ये डब्बा आगे है तो ये कैटायन कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोबाल्ट नॉर्मल लिखा जाएगा, कोबाल्ट। यहाँ पर आप देखेंगे तो डब्बा बाद में है तो ये एनायन कॉम्प्लेक्स है, ये है कैटायन कॉम्प्लेक्स, ये है एनायन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आप देखेंगे जो मेटल है एल्यूमिनियम है ना, तो एल्यूमिनेट लिखा गया, जिंकेट लिखा गया, फेरेट लिखा गया, फेरेट लिखा गया, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ऊपर क्या है? कोबाल्ट, कोबाल्ट नॉर्मल, कोबाल्ट नॉर्मल, जिंक कैडमियम नॉर्मल। 8 किस में आते हैं? एनायन कॉम्प्लेक्स। तो हमें कैसे पता लगता है कोई कॉम्प्लेक्स एनायन है? अगर डब्बा के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो तो खुद चिल्ला रहा है। जैसे इधर देखो डब्बे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, डब्बे के ऊपर पॉजिटिव, तो ये खुद ही चिल्ला रहे हैं पॉजिटिव कैटायन कॉम्प्लेक्स है। परंतु अगर चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है और कुछ ऐसा है, सर डब्बा तो पहले लिखा गया ना, तो कैटायन हमेशा पहले लिखा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान करना है। इसके अलावा एक और बात भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। क्या? जैसे अगर कोई कंपाउंड ऐसा आ गया जो मेरा बड़ा फेवरेट कंपाउंड है और ऐसे के नॉमेनक्लेचर भी आने के चांसेस है। इसमें दोनों जगह सिल्वर है और 2 डब्बे हैं। सर 2 डब्बे आ गए तो ये क्या करेंगे? कोई टेंशन नहीं है। हमेशा मैं कह रहा हूं जो पहले लिखा गया है कैटायन है, जो बाद में लिखा गया है एनायन है, इस बात को ध्यान करना है। इसका नाम क्या होगा? डाई अमीन होगा, डाई अमीन होगा। फिर Ag लिखा है, Ag को हम क्या कहेंगे? सिल्वर। याद रखना यहाँ पर सिल्वर क्यों कहें? क्योंकि एक कैटायन कॉम्प्लेक्स है, इसमें सिंपल नाम आता है। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, कभी ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट मत लिखा करो, खाली जगह छोड़ दो। फिर आगे डाई साइनाइडो, डाई साइनो, फिर इधर लिखेंगे आर्जिनटेट, फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मुझे पता है क्या पसंद आता है इस नाम में, कि एक बार सिल्वर को हमने Ag को सिल्वर बोला, एक बार Ag को हमने आर्जिनटेट बोला। क्यों बोला? क्यों बोला बेटा हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां पर पहले डब्बा जो है कैटायन की तरह बिहेव करेगा जिसमें नॉर्मल नाम आता है। अगर वही डब्बा बाद में है तो वो एनायन की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हमेशा पहले कैटायन फिर एनायन लिखा जाता है। उस केस में मेटल का अगर कोई लैटिन नेम है तो वो लिखा जाता है और नाम के पीछे टेट आता है। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेंगे बच्चों? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मान लिया x, इसका 0, इसका x, इसका -1, तो क्या आ गया? x प्लस 0 प्लस एक्स माइनस 2 1 जार 2। तो सॉल्व करके यहाँ पे दोनों में हमेशा याद रखना सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1। तो ध्यान रखिएगा इधर आ गया, दोनों जगह सेम आएगा 1 1। इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म 2 तरह के हैं यहाँ पर, स्ट्रक्चरल 2 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म और 3D आइसोमेरिज्म।
तो पहले 2D आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ये 4 तरह के होते हैं। पहला है आयनाइजेशन। जब आयनाइजेशन प्रोडक्ट डिफरेंट हो, बाकी सब सेम हो, आयनाइजेशन प्रोडक्ट डिफरेंट हो। जैसे एग्जांपल, इन दोनों कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों कंपाउंड को ध्यान से आप नोटिस करिए, इन दोनों कंपाउंड को, तो इन दोनों कंपाउंड में एक बहुत अच्छी चीज आपको मिलेगी। क्या है कि सर यहां पर जो बाहर है, बॉक्स के बाहर है, ध्यान से देखिए, इधर जो बॉक्स के बाहर, ये कैसे टूटेगा बताओ? बॉक्स के बाहर वाला ही टूटता है सिर्फ, तो टूटेगा CO, फिर Br, फिर NH3 होल 5, ये पूरा एज इट इज रहेगा सेम, सिर्फ बॉक्स के बाहर वाला टूटेगा SO4। SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो बॉक्स के ऊपर कितना आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। यहां पर क्या होगा सर? बॉक्स के अंदर वाला CO, SO4, NH3 होल 5 प्लस बॉक्स के बाहर सिर्फ Br माइनस है, एक माइनस है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा। अगर आप ध्यान से देखें, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ एक बात का कि इसमें जो Br था वो अंदर है और SO4 बाहर है, और इसमें SO4 वही अंदर स्वैप हो गया, अंदर आ गया, और उसकी जगह बाहर चला गया Br। तो एक में मुझे Br के आयंस मिलेंगे, दूसरे में Br के आयंस नहीं मिलेंगे, सल्फेट के आयंस। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट आयोनाइजेशन होने के बाद प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, तो इसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर। बच्चों ध्यान से समझिए, मैं एक और एग्जांपल देता हूं क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमर्स में से एक है। कैसे? एग्जांपल है, सपोज करो CuNH3 होल 3 Cl, एक ये है Br। अब अगर अंदर मैं Br को भेज दूं, एक नेगेटिव अंदर जाएगा तो बाहर एक नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव को स्वैप करेगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव जाएगा, ऐसा नहीं होगा नेगेटिव आएगा तो न्यूट्रल जाएगा, नहीं। तो NH3 रहेगा एज इट इज, और अगर अंदर आ जाएगा Br तो बाहर आ जाएगा Cl, स्वैप कर दिया। अब टूटने पर ये क्या देगा? CuNH3 का होल थ्राइस Cl, ये तो एज इट इज रहेगा, और इसके साथ मिलेगा Br माइनस। अब Br माइनस मिलेगा तो इसके ऊपर पूरा आ जाएगा एक पॉजिटिव। इसी तरह से जब ये टूटेगा CuNH3 होल थ्राइस, एक मिलेगा Br और एक मिलेगा Cl। अब मिलेगा Cl पे माइनस और Br पे प्लस, तो एक में Cl माइनस मिला, दूसरे में Cl माइनस नहीं मिला। अब पेपर में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि आप इनको डिफरेंस कैसे करोगे। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको एक पीछे भी सिखाया कि जहीं कहीं Cl हो, अगर मैं दोनों में AgNO3 डालूंगा, इसमें भी AgNO3 डाला और इसमें भी AgNO3 डाला, तो AgCl किस में मिलेगा? ऊपर वाले में या नीचे वाले में? तो सवाल आंसर होगा सर नीचे वाले में मिलेगा। नीचे वाले में AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, ऊपर वाले में नो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो इसका मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आयनाइजेशन आइसोमर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में कैसा आता है? एक कंपाउंड दे देगा और बोलेगा इसके आयोनाइजेशन आइसोमर का IUPAC नाम लिखो। पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में क्या दे दिया, ये कंपाउंड दे दिया, कहेगा इसका IUPAC नाम नहीं, कहेगा इसके आयोनाइजेशन आइसोमर का IUPAC नाम। तो आपको डबल काम पड़ गया। पहले आप इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनाओ रफ में, कैसे? कोई एक बाहर का नेगेटिव अंदर जाएगा तो अंदर के नेगेटिव को बाहर करोगे, फिर उसका नाम सोचोगे। तो भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहो, ऐसा क्वेश्चन बनता है एक टॉपिक। इसके बाद अगला टॉपिक है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है? लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है? जिससे वो लिंक है वो अगर जुड़ जाए, वो अगर चेंज हो जाए। जिससे लिंक है मतलब, जैसे मैं आपको बताता हूं, मेटल से मान लो Cl लिंक है तो ये साइनाइड है, वही मेटल से अगर Nc लिंक है तो आइसोसाइनाइड है। देखो फार्मूला तो सेम है ना दोनों का, इसमें भी एक नाइट्रोजन एक कार्बन है, इसमें भी एक नाइट्रोजन एक कार्बन है, परंतु एक जगह वह नाइट्रोजन से जुड़ा है और एक जगह वह कार्बन से जुड़ा है, मोड ऑफ लिंकेज चेंज है। तो इसका मतलब कब कोई आयनाइजेशन आइसोमर दिखाएगा?
जब एक नेगेटिव रिप्लेस नेगेटिव, जब एक नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस करेगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म कब दिखाएगा? जब एम्बिडेंट लिगेंड होगा। एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब है जब कोई अपनी लिगेटिंग साइट चेंज कर सकता है। इसका मतलब जब कभी CN, NO2 और SCN हो। मैंने आपको कहा है यही तीन आपके सिलेबस में है। अगर ये तीनों हैं तो लिंकेज आइसोमेरिज्म है। ये देखिए क्वेश्चन है, इधर क्वेश्चन में चेक करिए, ये एक कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड है ये, इधर N से जुड़ा हुआ है, ये N से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये O से जुड़ा हुआ है, तो मोड ऑफ लिंकेज चेंज होता है, नाम चेंज हो गया। याद रखना आइसोमेरिज्म में हमेशा नाम चेंज हो। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तब होते हैं, हाँ जी बेटा बताएं क्या है? हाँ बेटा बताओ। हाँ नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं, बाहर वाला नेगेटिव अंदर आ सकता है, अंदर वाला नेगेटिव बाहर आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो, इधर यहाँ पर नीचे वाले में हमने एक Br के ऊपर -1 होता है, SO4 के ऊपर -2 होता है, तो -2 वाला -1 को रिप्लेस कर सकता है, -2 वाला -1 को रिप्लेस कर सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नंबर पे फर्क पड़ता है। एक नेगेटिव अंदर आ रहा है, एक नेगेटिव बाहर जा रहा है। अब उसके ऊपर 2 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है, अंदर आ रहा है, इससे कोई फर्क। नेगेटिव आइटम अंदर आनी चाहिए, नेगेटिव अंदर आइटम बाहर जानी चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस करेगा, उसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या होते हैं? जब दो डब्बे होते हैं, अभी मैंने पीछे 2 डब्बों के एग्जांपल आप लोगों को समझाया। इधर अगर इसका नाम लिखना हो, आप इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे हेक्सा अमाइन NH3 है, फिर CO। देखो यहां पर CO का नाम क्या आएगा? कोबाल्ट आएगा, कोबाल्टेट आएगा। यहां पर ये डब्बा पहले लिखा है, पहले मतलब ये कैटायन की तरह बिहेव कर रहा है बच्चों, इसका आएगा सिर्फ कोबाल्ट। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उसके बाद हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो Cr को लिखेंगे क्रोमिन, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपको समझना है। अच्छा, जब अगर मैं इसको मेटल को एक्सचेंज कर दूं, मेटल को, कोऑर्डिनेशन मतलब किससे जुड़ा हुआ है? मेटल को एक्सचेंज कर, मतलब Cr और कोबाल्ट को आपस में चेंज कर दिया, तो Cr इधर आ गया। अब इसके नाम में ये क्या लिखा जाएगा? क्रोमियम। जो पहले क्रोमेट होता था, अब वो क्रोमियम, क्योंकि वो कैटायन में आ गया। जो CO पहले लिखा गया था कोबाल्ट, अब वो एनायन में आ चुका है और उसका नाम क्या बन जाएगा? कोबाल्टेट। तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ये कब होता है? जब आपके पास 2 डब्बे होने चाहिए, जब आपके पास 2 डब्बे होने चाहिए, कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और उसमें अलग अलग मेटल होने चाहिए। उन मेटल को अगर मैं स्वैप कर दूं, चेंज कर दूं, तो उससे जो नया आइसोमर तैयार होता है उसे कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहते हैं। अगला सबसे इजी है हाइड्रेट या सॉल्वेट। ये कब होगा? अगर आपके पास H2O मौजूद है, तब जाकर ये होगा। कहीं पर भी H2O अंदर है, H2O बाहर जा सकता है, बाहर से Cl अंदर आ सकता है। ये सिर्फ H2O के केस में है और किसी के केस में नहीं। देखो एक Cl अगर अंदर आ गया, एक H2O बाहर चला गया, ठीक है, बाहर वाले H2O को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेट कहते हैं, हाइड्रेट। नॉर्मल बाहर H2O क्या रिप्रेजेंट करता है? बाहर H2O रिप्रेजेंट करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इधर आपको ध्यान करना है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं 3D आइसोमेरिज्म पे। 3D आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? अगर दो सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो उसे सिस या फिर ट्रांस कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान से देखिए, PTNH3 2 Cl2। अच्छा एक बात बताइए तो, PT ठीक है 4 है, NH3 2 है। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने ना 2 NH3 ऐसे लिखे हैं, 2 Cl ऐसे लिखे हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने एक NH3 इधर लिखा, एक Cl इधर लिखा और इसको रिवर्स कर दिया, उल्टा, जैसे रूबिक क्यूब घुमाते हैं ना, ऐसे घुमा दिया, ऊपर लिख दिया Cl, इधर लिख दिया NH3। सर इससे क्या कोई फर्क पड़ता है? सर क्या ही फर्क पड़ा सर, सब कुछ तो सेम है। मैंने कहा बेटा जितना आसमान और जमीन में फर्क है ना, उतना फर्क आ गया। सुन लो मेरी बात को,
जब दो सेम चीजें सेम साइड में होती हैं इसे कहते हैं सिस आइसोमर। जब अपोजिट साइड में होते हैं इसे कहते हैं ट्रांस आइसोमर। आप मेरी बात को समझो, सिस और ट्रांस, सेम साइड सिस, अपोजिट साइड ट्रांस। मैंने क्या लिखा है इधर कि सिस फॉर्म जो है इसकी, ये जो सिस प्लैटिन कहते हैं और इसका थेरापेटिक वैल्यू है, इसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। जबकि इसका ट्रांस वाला कोई दवाई में काम नहीं आता, बल्कि वो तो टॉक्सिक है, जहर है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जहर है। सोचो, पोजीशन चेंज करने से दुनिया बदल गई। एक दवाई है, दूसरा जहर है। तो सिस और ट्रांस कैसे काम आते हैं? दो सेम साइड में होते हैं तो सिस, दो अपोजिट साइड होते हैं तो ट्रांस। इसी तरह से अगर तीन सेम साइड में होते हैं, तीन, ये देखो तीन सेम साइड में है, तीन सेम साइड में है, और तीन अपोजिट साइड में अगर होंगे, देखो NH3 NH3 अपोजिट साइड, Cl Cl अपोजिट साइड। तो अगर दो होते हैं तो वो सेम साइड वाले सिस, अपोजिट साइड वाले ट्रांस होते हैं। तीन वालों में इनका नाम बदल जाता है, तीन वालों में ये फैक और मर कहलाते हैं। सेम साइड में फैक होते हैं, अपोजिट साइड में मर होते हैं। ठीक है। इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अगर डिफरेंट मिरर इमेज बनती है तो उसे हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। जैसे ये है, ये एनी पे कंफ्यूज मत होना, ये EN है, EN। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे कॉम्प्लेक्स आ गया CO EN ट्वाइस Cl2, ये कॉम्प्लेक्स आ गया। इसका कैसे स्ट्रक्चर बनेगा मैं आपको बताता हूँ। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है पहले बताना, कौन बच्चा मुझे बताएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। कैसे पता लगा? एक EN दो जगहों से जुड़ता है तो दो EN चार जगहों से जुड़ेगा, और दो क्लोरीन है, टोटल हो गए 6। 6 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, 6 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। तो यहाँ पर दो Cl है, दो Cl तुमने ऐसे बना दिए। एक EN दो जगहों से जुड़ेगा, यहाँ यहाँ, एक EN दो जगहों से जुड़ेगा, यहाँ यहाँ। और अगर इसी को मुझे इसकी मिरर इमेज बनानी है, इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? Cl इधर, Cl इधर, डिफरेंट मिरर इमेज बनेगी तो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, सेम बनेगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये आप देख लीजिए। इसके बाद आते हैं अगला VBT में। VBT में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, मैंने कुछ कंपाउंड दिए हैं उसको आप ध्यान करिएगा। VBT में आपको सबसे पहले देखना है, मेन चीज क्या देखनी है, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं मेटल का ग्राउंड स्टेट क्या है। फिर दूसरे नंबर पर देखते हैं मेटल का चार्ज निकालते हैं, चार्ज निकालने के बाद एक्साइटेड स्टेट निकालते हैं। उसके बाद तीसरे स्टेप में चेक करते हैं लीगेंड को, लीगेंड को चेक करते हैं। लीगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो लीगेंड स्ट्रॉन्ग कब माना जाता है? जब CN होगा या CO होगा। एक बात याद करने वाली है, बड़ा C और छोटा O कोबाल्ट कहते हैं, बड़ा C और बड़ा O कार्बोनाइल है। ये है कोबाल्ट, इसे कहते हैं मेटल, ये मेटल होता है। और ये है कार्बोनाइल, इसे कहते हैं लीगेंड, ये लीगेंड है हमारा। तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन की फोर्स पेयरिंग करवा देगा। ये फोर्स पेयरिंग क्या होती है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1 2 3 4, जैसे आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, और लीगेंड कौन है? CN या CO। तो लीगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो जबरदस्ती इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जबरदस्ती पेयर करवा देगा। पर अगर लिगेंड इसके अलावा और कोई भी है तो उसे हम वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? नो फोर्स पेयरिंग, कोई फोर्स पेयरिंग नहीं करवाते। अब यहीं से शुरू होता है मेन झमेला। मान लो एक में फोर्स पेयरिंग नहीं हो रही और एक में फोर्स पेयरिंग हो रही है। मैं आपको दो एग्जांपल बैक टू बैक करवा रहा हूँ। एक में फोर्स पेयरिंग हो रही है, एक में नहीं हो रही। तो जिसमें फोर्स पेयरिंग हो रही है आप उसमें क्या देख रहे हैं? ज्यादातर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कुछ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। इसमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं हम डायमैग्नेटिक। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ज्यादातर चांसेस है कि कॉम्प्लेक्स क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक होगा, लो स्पिन होगा। पर अगर वो वीक लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करवा पा रहा, इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करवा पा रहा, तो ज्यादातर वो अनपेयर्ड रह जाएंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे या फिर हाई स्पिन होंगे।
ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कहाँ, हाँ यहाँ पर जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे निकल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बच्चों, शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे आप एक बड़े क्वेश्चन को छोटे में कर देंगे। निकल Cl4 2- एक कॉम्प्लेक्स है, और वहीं पर निकल उल्टा सा CN4 2- ये कॉम्प्लेक्स है। तो देखने मात्र से हमें क्या क्या आइडिया मिलता है? सर आपने अभी बताया Cn और CO क्या होंगे। एक और कॉम्प्लेक्स है, मान लो हमारे पास निकल CO4, 3 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देखने मात्र से क्या पता लग रहा है? सर ये है SFN, इनमें भी फोर्स पेयरिंग होगी, इसमें भी फोर्स पेयरिंग होगी, इसमें भी फोर्स पेयरिंग होगी। तो चांसेस ज्यादा है कि ये डायमैग्नेटिक हो, इसमें भी चांसेस ज्यादा है डायमैग्नेटिक हो। आप समझो मेरी बात, डायमैग्नेटिक के चांसेस बढ़ गए। ये सर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड में नो फोर्स पेयरिंग, कोई फोर्स पेयरिंग नहीं होगी, तो इसके चांसेस हैं कि ये क्या हो, पैरामैग्नेटिक, ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक हो, इसके चांसेस है। तो हमें देखने मात्र से, अच्छा डायमैग्नेटिक होगा तो ये क्या होगा, लो स्पिन होगा, ये भी क्या होगा, लो स्पिन होगा, ये क्या होगा, हाई स्पिन होगा। तो इसका मतलब सर कल को अगर एमसीक्यू में आ जाता है कहीं पर भी Cn और CO आ जाता है, तो हम ये समझ जाते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर Cn और CO है तो वो फोर्स पेयरिंग करवाएगा, वो डायमैग्नेटिक होगा और उसमें लो स्पिन होगा। और अगर ये दोनों लिगेंड नहीं है तो चांसेस ज्यादा है इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहे, पैरामैग्नेटिक रहे, और अगर वो पैरामैग्नेटिक रहेगा तो वो हाई स्पिन होगा। इसका मतलब हम सिर्फ देखने मात्र से इसको पता लगा सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई कि आप देखने मात्र से इसको कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अपने CFT पर, अपने क्रिस्टल फील्ड थियरी पे आ जाते हैं, CFT पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जो CFT है, क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्या कहता है CFT, क्या कहता है CFT? कहता है कि जो हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, मेटल है, मेटल जो है वो होता है एक पॉजिटिव चार्ज, मेटल पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस मेटल होता है पॉजिटिव चार्ज, और लीगेंड होते हैं नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच के जो फोर्स हैं वो आयोनिक है। तो ये बोलता है आयोनिक फोर्स के बारे में, जबकि VBT कहता है कि कैसा बॉन्ड होता है इनके बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक मेजर डिफरेंस है VBT और CFT के बीच। इसके अलावा ये कहता है कि डी के जो 5 ऑर्बिटल है ना वो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से मेरी चीज को समझेंगे। हम अपनी क्लास के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा और 10 से 15 मिनट में ये हमारा खत्म हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4। इसका नाम है DXY, इसका नाम DYZ, इसका नाम DXZ। इन तीनों का शेप कैसा होता है? इन तीनों का शेप ऐसे होता है, इलेक्ट्रॉन डंबल होता है और डंबल बीच में होता है। इधर DX² Y² होता है, इधर DZ² होता है। इन दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सिस पर होता है, इधर इलेक्ट्रॉन एक्सिस के बीच में होता है, इधर इलेक्ट्रॉन एक्सिस पर होता है, एक्सिस पर और एक्सिस के बीच में। ये एक डिफरेंस है मोटा मोटी, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो लिगेंड आ रहा है, लिगेंड आ रहा है तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, लिगेंड के चारों तरफ लिगेटिंग फील्ड होती है। वो लिगेटिंग फील्ड नेगेटिव चार्ज से बनी होती है। जैसे जैसे ये करीब आ रहा है, इसके नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, ये किस रास्ते से आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अगर ये एक्सिस के रास्ते से आ रहा है तो ये एक्सिस वाले इलेक्ट्रॉन को परेशान करेगा। एक्सिस वाले इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये वाले दोनों, ये एक्सिस वाले हैं। परंतु अगर ये एक्सिस के बीच में से आ रहा है, ये देख रहे हैं, आप खुद समझिए, इनके इलेक्ट्रॉन है एक्सिस के बीचों बीच। तो अगर लिगेंड के दो तरह के अप्रोच हो सकते हैं, लिगेंड के दो रास्ते हैं, या तो वो एक्सिस के बीच से आ रहा है, अगर वो एक्सिस के बीच से आ रहा है तो वो इन तीनों को परेशान करेगा, इन तीनों को। एक्सिस के बीच से आ रहा है तो वो इन तीनों को परेशान करेगा।
बट अगर वो एक्सिस के रास्ते से आ रहा है वो इन दोनों को परेशान करेगा। तो अब सवाल आता है लिगेंड के अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहां से केस बढ़ गए 2। तो हम पहला केस लिख रहे हैं केस 1, जब लिगेंड एक्सिस के थ्रू आता है, एक्सिस के थ्रू आता है। मान लो ये एक एक्सिस है, ये एक दूसरा एक्सिस है, ये एक तीसरा एक्सिस है, एक्सिस के रास्ते आता है। जब लिगेंड एक्सिस के रास्ते आता है बेटा, तो ये कौन सी ज्योमेट्री बन रही है, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इसे, ऑक्टाहेड्रल। तो एक्सिस के रास्ते आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी करवा रहा हूं। ये एनर्जी है, एनर्जी ऊपर जाते हुए बढ़ रही है, मैं ग्राफ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले सब की एनर्जी एक जैसी होती है, परंतु जैसे ही लिगेंड आता है ना, लिगेंड एक्सिस के रास्ते आ रहा है, और मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को एक्सिस के रास्ते में कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये वाले हैं एक्सिस पर। ये तीनों क्या है, नॉन एक्सिस, नॉन एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्सिस के रास्ते आएगा तो वो इन दोनों को अनस्टेबल करेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट उसके रास्ते में आ रहे हैं, डायरेक्ट उसके रास्ते में आ रहे हैं। तो यहां से वो 2 एनर्जी जोन्स में टूट जाएगा। पहले वाले जो अनस्टेबल ज्यादा किसको कर रहा है, वो जिनके रास्ते में आ रहा है, ये वाले 2 बहुत अनस्टेबल हो जाएंगे, और जबकि ये 3 स्टेबल ही रहेंगे, ये 3 स्टेबल ही रहेंगे। ठीक है, के बीच की एनर्जी को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप, इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। अब मान लीजिए यहां पर आती है कहानी, मान लीजिए कोई SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। किस लिगेंड को स्ट्रॉन्ग फील्ड कहेंगे, जब ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप बहुत लार्ज होगा, इसे कहेंगे SFL। मतलब ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप बड़ा है, पेयरिंग एनर्जी कम है। एकदम कम माखून दे चीनी दे दे चलो कि जो हलू भाजा करे नहीं। ये देखो ध्यान से, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप ज्यादा है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां गया, समझो मेरी बात। चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा बाबूजी। क्यों नहीं जा पाएगा सर, क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा, पेयरिंग कर लेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो इस केस में 4 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, T2G4 Eg0, इसको कहते हैं T2G, ऊपर वाले को कहते हैं Eg। T2G में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, Eg में कोई नहीं। पर अगर वहीं पे मान लो WFL वीक फील्ड लिगेंड होता, तो एनर्जी गैप क्या होता, कम होता, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा। तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ऊपर चला जाता, चौथा इलेक्ट्रॉन। यस, इसका मतलब T2G3 होता, Eg1 होता। भैया यहां से आज मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं जो 2025 का कंफर्म लग रहा है मुझे, वो ये है कि स्प्लिटिंग शो करने के लिए आएगा, स्प्लिटिंग में कॉन्फ़िगरेशन शो करने के लिए आएगा। वहीं पर अगर नॉन एक्सिस की बात आए, नॉन एक्सिस में उल्टा हो जाएगा भाई। नॉन एक्सिस में 1 2 3 4, ये वाले 3 ज्यादा अनस्टेबल होंगे, तो उन तीनों को ऊपर भेज देंगे और इन दोनों को नीचे भेजेंगे। मतलब Eg नीचे रह जाएगा, T2G ऊपर रह जाएगा। बट इधर हम G नहीं लिखते, और इधर हम लोग इसको कहते हैं, जैसे उधर ऑक्टाहेड्रल था ना, तो यहाँ टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो इसके एनर्जी गैप को क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल एनर्जी गैप। बाकी सारे नियम वही काम करेंगे। एक और चीज मैं बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल एनर्जी गैप में क्या डिफरेंस है, तो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप 4/9 टाइम्स होता है टेट्राहेड्रल एनर्जी का, मतलब बहुत कम होता है, टेट्राहेड्रल एनर्जी गैप बहुत कम होता है। इसका मतलब एक ही लिगेंड है, एक ही मेटल है, जब वो टेट्राहेड्रल बनाएगा तो उसके बीच में एनर्जी गैप होगा कम, जिसकी वजह से टेट्राहेड्रल में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन, 1 2 ज्यादातर इलेक्ट्रॉन ऊपर ही चले जाते हैं, जबरदस्ती पेयरिंग नहीं करते भैया ज्यादातर इलेक्ट्रॉन। इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, मोस्टली पैरामैग्नेटिक, ज्यादातर क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। इस बात का ध्यान कर लेंगे। मैंने आपको ये सारा लिखा, जो मैंने समझाया ये सारा लिखा हुआ है, प्लीज आप इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा पढ़ना है। इसके बाद मेटल कार्बोनाइल, जब मेटल और कार्बोनाइल के बीच में बॉन्ड बनता है, इसे मेटल कार्बोनाइल कहते हैं। इस बॉन्ड में 2 तरह के होते हैं, पहले ये देता है इलेक्ट्रॉन, फिर लेता है, जिसकी वजह से इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड भी होता है, पाई बॉन्ड भी होता है। इसे स्ट्रेंथ बॉन्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, इसे सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। ये सारा इधर लिखा हुआ है। इसके अलावा ये कितने तरह के होते हैं भैया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे,
ये एक ये कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर पेपर में जरूर आएगा, इनका स्ट्रक्चर पेपर में जरूर आएगा। और एक अलग तरह का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, अगर पेपर थोड़ा सा टफ आएगा तो यहां से क्वेश्चन नंबर तीसरा 2025 का मुझे लग रहा है बनता हुआ, वो ये है कि आप ध्यान से देखेंगे, जब दो कोबाल्ट, ये कोबाल्ट है और ये सारे सीओ है, सीओ मतलब लिगेंड, तो ये आप देख रहे हैं यहां पर ब्रिज्ड, इसे कहते हैं ब्रिज्ड, तो यहां पर है ब्रिज्ड लिगेंड्स। तो पूछा जाएगा ब्रिज्ड लिगेंड्स किस में है, सिर्फ इसी में और किसी में नहीं है। कितने हैं? 2 है। क्या इसमें कोई ब्रिज्ड है? देखो नहीं, क्यों? क्योंकि इधर से तो जुड़ा है बट इधर से थोड़ी जुड़ा है, तो सिर्फ ब्रिज लिगेंड इसी में है। तो 4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेगा कि किस में ब्रिज लिगेंड मौजूद है, इसी में ब्रिज लिगेंड मौजूद है। कितने हैं? 2 हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यहां से क्वेश्चन नंबर चौथा 2025 का बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कहां कहां पर यूज आता है? हार्डनेस, पानी के हार्डनेस नापने में, ये आपको लर्न करना है। मेटलर्जिकल प्रोसेस में 110% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेटलर्जिकल प्रोसेस में, बायोलॉजिकल प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए कहां पर हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन होता है, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है आयरन का। हमारे शरीर में विटामिन B12 होता है, जिसका नाम है साइनोकोबाल अमाइन। ये किसका होता है? सेंट्रल मेटल, कोबाल्ट का। पेड़ों में जो क्लोरोफिल होता है वो किसका सेंट्रल मेटल होता है? मैग्नीशियम का। ये 3 जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। इसके अलावा कलर जेमस्टोन्स के, जो जेमस्टोन है रूबी, रूबी रेड कलर का क्यों होता है? पूछा जाएगा Cr3+ की वजह से। Cr3+ रिप्लेसिंग Al3+, ये आपको याद करना है। एमरल्ड ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि वहां पर Cr3+ रिप्लेस होता है Al3+ में। कहा? ऑक्टाहेड्रल साइड में। दोनों में सेम रीजन है, वो रेड होता है, ये ग्रीन होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल्किंसन कैटलिस्ट में यूज होता है। विल्किंसन कैटलिस्ट का फार्मूला ये है, पेपर में पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्राई फिनाइल फॉस्फीन क्लोरो रोडियम 1। ये पूछा जाएगा, इसका यूपीएससी नाम लिख दिया। इसके अलावा हमारे शरीर में भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेस कॉपर, डबल स्टार नहीं 5 स्टार। एक्सेस कॉपर कैसे निकाला जाता है? एक्सेस आयरन कैसे निकाला जाता है? डी पेनिसिलामाइन लिगेंड का यूज करके, डेस्फेरिऑक्साइम बी का लिगेंड के रूप में। लर्न करना है, ये तो लर्न करना है भैया। ईडीटीए का यूज करते हैं लेड पॉइजनिंग को रोकने में। सिस्प्लेटिन का यूज करते हैं ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, कैंसर को रोकने में, भी मैंने पीछे भी समझाया। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड। फोटोग्राफी में भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इंपॉर्टेंट होता है। ये आ सकता है 4 ऑप्शन में से कि इनमें से किसका यूज होता है ब्लैक एंड फोटोग्राफ, व्हाइट एंड फोटोग्राफिक में इसका यूज होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं खत्म कर रहा हूं। मेरा टारगेट अचीव हो गया है, ध्यान रखना। हम लोग कल करेंगे एल्डिहाइड कीटोन का 1 शॉट। कल हम लोग 1 बजे से लेकर 3 बजे तक एल्डिहाइड कीटोन का 1 शॉट करेंगे और उस